नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, पिछली क्लास में बीकानेर रियासत कंप्लीट कर ली थी। अब स्टार्ट करेंगे मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन और इम्पोर्टेंट रियासत है। मेवाड़ रियासत में दो राजवंश चला करते थे, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। मेवाड़ रियासत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेवाड़ में ऐसे शासक हुए हैं जिनका डायरेक्ट संघर्ष दिल्ली सल्तनत के साथ हुआ है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत। और साथियों, बात करें मेवाड़ रियासत की तो लिखना राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत। तो साथियों, मेवाड़ रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। अब राजस्थान की प्राचीन रियासत है तो कोई राजस्थान की नवीन रियासत भी होगी। तो साथियों, लिखना राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। तो साथियों, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। फिर साथियों, लिखना राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। जोधपुर या मारवाड़। फिर साथियों, लिखना राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। और साथियों, जो जोधपुर और शाहपुरा है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर साथियों, बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो लिखना राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। और साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। फिर साथियों, लिखना राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। तो साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से फिर साथियों, लिखना राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत।
और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो साथियों मेवाड़ रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। फिर साथियों राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। और साथियों बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर या मारवाड़। फिर साथियों राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। और साथियों जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। और साथियों राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं मेवाड़ की सामान्य जानकारी की। तो साथियों अब चर्चा करते हैं मेवाड़ की सामान्य जानकारी की कि वर्तमान में कौन सा क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था, मेवाड़ में कौन से राजवंश का शासन हुआ करता था। तो साथियों वर्तमान में कौन सा क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। तो देखो साथियों मेवाड़ है, मेवाड़। और साथियों वर्तमान में उदयपुर, लिखना वर्तमान में उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, और भीलवाड़ा का कुछ पार्ट है। यह क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। और साथियों मेवाड़ में दो राजवंश चला करते थे, गोहिल राजवंश, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश। फिर साथियों बात करें मेवाड़ के प्राचीन नाम की। प्राचीन नाम, तो मेवाड़ के प्राचीन नाम मिलते हैं मेदपाट, प्रागवाट और सीवी। तो साथियों जो मेदपाट है यह संस्कृत में लिखा जाता था, प्रागवाट है वो हिंदी में लिखा जाता था, और सीवी है यह सीवी जनपद का भाग होने के कारण सीवी कहलाता था। सीवी जनपद का भाग होने के कारण, भाग होने के कारण सीवी कहलाता था। और साथियों सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी माध्यमिका। सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी माध्यमिका, नगरी चित्तौड़। तो साथियों वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र था वो मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ में दो राजवंश चला करते थे, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। और साथियों मेवाड़ के प्राचीन नाम मिलते मेदपाट, प्रागवाट और सीवी। मेदपाट है वो संस्कृत में लिखा जाता था, प्रागवाट है वो हिंदी में लिखा जाता था, और ये सीवी जनपद का भाग होने के कारण सीवी कहलाता था। इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो माध्यमिका थी। लेकिन साथियों इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ क्यों पड़ा? तो साथियों इस क्षेत्र पर मलेच्छों के आक्रमण हुआ करते थे, और मलेच्छों के आक्रमण से मेरिया मेव जाति के लोग हैं वो इस क्षेत्र की रक्षा करते थे। तो मेरिया मेव जाति के ऊपर इसका जो क्षेत्र का नाम है वो मेवाड़ पड़ा। तो साथियों लिखना मेरिया मेव जाति से रक्षित प्रदेश। मेरिया मेव जाति से
मेव जाति से रक्षित प्रदेश। और साथियों ये मेर या मेव जाति है, ये मलेच्छों के आक्रमण से रक्षा करती थी। मलेच्छों के आक्रमण से। तो साथियों ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर मलेच्छों के आक्रमण हुआ करते थे और इन मलेच्छों के आक्रमण से मेर या मेव जाति के लोग हैं वो इस क्षेत्र की रक्षा करते थे, तो इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेवाड़। तो देखो साथियों वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा का कुछ पार्ट है, यह क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ में दो राजवंश चला करते थे, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। मेवाड़ के प्राचीन नाम मिलते मेदपाट, प्रागवाट और सीवी। मेदपाट है वो संस्कृत में लिखा जाता था, प्रागवाट है वो हिंदी में लिखा जाता था और यह सीवी जनपद का भाग होने के कारण सीवी कहलाता था। इस सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। और साथियों ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर मलेच्छों के आक्रमण हुआ करते थे, तो मलेच्छों से मेर या मेव जाति के लोग हैं वो इस क्षेत्र की रक्षा करते थे, तो इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेवाड़। अब साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश की। तो साथियों अब चर्चा करते हैं गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश की, कि गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था और सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों लिखना मेवाड़ के प्रमुख राजवंश। मेवाड़ के प्रमुख राजवंश। और मेवाड़ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो देखो साथियों मेवाड़ के प्रमुख राजवंश थे गोहिल राजवंश, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश। तो साथियों गोहिलों ने शासन किया था 566 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक, और सिसोदियों ने शासन किया था 1326 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। तो साथियों मेवाड़ में दो राजवंश का शासन हुआ करता था, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश का। गोहिलों ने मेवाड़ में शासन किया था 566 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक, और सिसोदियों ने मेवाड़ में शासन किया था 1326 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। अब साथियों ये जो बीच का गैप आ रहा है 1303 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक का, तो इसके बीच में मेवाड़ पर किसने शासन किया था, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो साथियों बात करें गोहिल राजवंश की, तो गोहिल राजवंश का 566 ईस्वी में कोई संस्थापक था? संस्थापक। फिर साथियों गोहिल राजवंश ने 1303 तक शासन किया, तो 1303 में इनका कोई अंतिम शासक भी था, अंतिम शासक। फिर साथियों इनकी एक उपाधि मिलती थी, तो साथियों गोहिल राजवंश का संस्थापक था गुहादित्य, और गोहिल राजवंश का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह, पद्मावती का पति रावल रतन सिंह। और साथियों गोहिल राजवंश की उपाधि मिलती थी रावल। फिर साथियों बात करें सिसोदिया राजवंश की, तो सिसोदिया राजवंश का भी 1326 ईस्वी में कोई संस्थापक था, फिर 1949 ईस्वी में कोई अंतिम शासक भी था, संस्थापक। फिर देखो साथियों अंतिम शासक। और सिसोदियों की भी उपाधि मिलती थी,
तो साथियों बात करें सिसोदिया राजवंश के संस्थापक की, तो सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था राणा हमीर सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया। फिर साथियों सिसोदिया राजवंश का अंतिम शासक था राणा भूपाल सिंह। राणा भूपाल सिंह। और साथियों सिसोदियों की उपाधि मिलती थी राणा या महाराणा। तो साथियों गोहिल राजवंश ने मेवाड़ में 566 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक शासन किया। फिर सिसोदिया राजवंश ने मेवाड़ में 1326 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक शासन किया। अब साथियों इनके बीच में ये जो गैप आ रहा है 1303 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक का, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि इस समय मेवाड़ पर किसने शासन किया था। तो साथियों बात करें गोहिल राजवंश की, तो गोहिल राजवंश का संस्थापक था गुहादित्य और गोहिल राजवंश का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। और साथियों गोहिलों की उपाधि मिलती थी रावल। फिर साथियों बात करें सिसोदिया राजवंश की, तो सिसोदिया वंश का संस्थापक था राणा हमीर सिसोदिया और सिसोदिया राजवंश का अंतिम शासक था राणा भूपाल सिंह और सिसोदियों की उपाधि मिलती थी राणा या महाराणा। अब साथियों बात करें गोहिलों की उत्पत्ति की, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, क्योंकि आपको पता है हमारे ज्ञानचंद और रायचंद भरे पड़े, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मत है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं गोहिलों की उत्पत्ति की। तो साथियों अब चर्चा करते हैं गोहिल राजवंश की उत्पत्ति की। और गोहिल राजवंश की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मत हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो साथियों लिखना गोहिल राजवंश की उत्पत्ति। गोहिल राजवंश की उत्पत्ति। तो साथियों बात करें गोहिल राजवंश की उत्पत्ति की, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ रायचंद और ज्ञानचंद भरे पड़े, लेकिन साथियों कुछ ऐसे मत हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो गोहिलों की उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले मत देते हैं अबुल फजल। तो साथियों लिखना अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल के अनुसार ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें, नौशेखा आदिल की संतानें। फिर साथियों अगला मत देते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो लिखना कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी नगर के शासक और वल्लभी नगर है गुजरात में, तो वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य की संतानें, शिलादित्य की संतानें। फिर साथियों अगला मत देते हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर हैं वो आहड़ शिलालेख के आधार पर बताते हैं, आहड़ शिलालेख के आधार पर
ब्राह्मण वंशीय बताते हैं। ब्राह्मण वंशीय। फिर साथियों अगला मत देते हैं डॉक्टर स्मिथ। और डॉक्टर स्मिथ है वो विदेशी थे, तो डॉक्टर स्मिथ ने कहा विदेशी जाति से उत्पन्न। विदेशी जाति से उत्पन्न। तो साथियों गोयलों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो देते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं वो इन गोयलों को सूर्यवंशी बताते हैं। तो साथियों सर्वाधिक मान्य मत किसका है? सर्वाधिक मान्य मत है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ये गोयलों को सूर्यवंशी बताते हैं। सूर्यवंशी सर्वाधिक मान्य मत। तो साथियों गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन गोयलों को सूर्यवंशी बताया। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि हम ऐसे ही कैसे मान ले कि ये सूर्यवंशी थे। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि मुझे पता था कि तुम पहले से यहाँ 4 बैठे हो और मैं आकर कुछ बताऊंगा तो तुम बीच में उंगली करोगे, लेकिन मेरे पास सबूत हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि सबूत पेश करो। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया। तो साथियों लिखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया मेवाड़ के राज्य ध्वज में सूर्य का चित्रण फिर साथियों गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते हैं मेवाड़ के राज्य चिन्ह में उगता सूरज और धनुष बाण का लोगो। फिर साथियों गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया बप्पा रावल के सिक्कों पर सूर्य का चित्रण फिर साथियों गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया मेवाड़ के महाराणा हिंदवा सूरज कहलाते थे। हिंदवा सूरज कहलाते थे। तो साथियों गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी बताया जो सर्वाधिक मान्य मत है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि मेवाड़ के राज्य ध्वज में सूर्य का चित्रण, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में उगता सूरज और धनुष बाण का लोगो, बप्पा रावल के सिक्कों पर सूर्य का चित्रण और मेवाड़ के महाराणाएं वो हिंदवा सूरज कहलाते थे। तो ये सूर्यवंशी थे, इसीलिए सूर्य को सबसे पहले आगे रखते थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये सूर्यवंशी थे, लेकिन ये वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य की संतानें थे और जो शिलादित्य वो भी सूर्यवंशी था। तो साथियों जो कर्नल जेम्स टोड का मत है वो भी सही है। फिर साथियों डॉक्टर डी.आर. भंडारकर का जो मत है 8 शिलालेख के आधार पर कि ये ब्राह्मण वंशीय थे, ये भी सही है, क्योंकि गुहिल राजवंश का संस्थापक है गुहादित्य और गुहादित्य का जो पालन पोषण है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो कहीं लिख दिया गया होगा कि ये ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण वंशीय थे या ब्राह्मण की संतानें थे।
तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर का जो मत है वो भी सही है। इन्होंने 8 शिलालेख के आधार पर बताया कि ये ब्राह्मण वंशीय थे। तो साथियों, गोयलों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। तो सबसे पहले मत देते हैं अबुल फजल, और अबुल फजल के अनुसार ईरान के नौशेखा आदिल के संतानें थे। फिर अगला मत देते हैं कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य के संतानें थे। फिर साथियों अगला मत देते हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर वो 8 शिलालेख के आधार पर बताते हैं कि ये ब्राह्मण वंशीय थे। फिर साथियों अगला मत दिया डॉक्टर स्मिथ ने, और डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि ये विदेशी जाति से उत्पन्न हुए। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा देते हैं, और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं वो इन गोयलों को सूर्यवंशी बताते हैं। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि मेवाड़ के राज्य ध्वज में सूर्य का चित्रण, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में उगता सूरज और धनुष बाण का लोगो, बप्पा रावल के सिक्कों पर सूर्य का चित्रण, और मेवाड़ के महाराणाएं वो हिंद व सूरज कहलाते थे। तो साथियों ये तो हमने बात की गोयल राजवंश की उत्पत्ति को लेकर। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं कर्नल जेम्स टोड के मत की। तो साथियों अब चर्चा करते हैं कर्नल जेम्स टोड के मत की। और कर्नल जेम्स टोड है वो गोयलों को वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य के संतानें बताते हैं। तो देखो साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने गोयलों की उत्पत्ति को लेकर कौन सा मत दिया है? कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोयल हैं वो वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य के संतानें थे। शिलादित्य के संतानें। तो साथियों बात करें कर्नल जेम्स टोड ने जो कहानी बताई है उसकी, तो इस शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड ने एक कहानी बताई है कि ये जो वल्लभी नगर का शासक था शिलादित्य, इस शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती, और इस पुष्पावती को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो किसी ने पुष्पावती को बताया कि आबू के अंदर अम्बे मंदिर है, और अगर ये अम्बे मंदिर में जाएगी तो इसे पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो पुष्पावती वो अम्बे मंदिर में जाती है और उस देवी को कहकर आती है कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई तो मेरा 9 महीने का गर्भ रहेगा, और 9 महीने मैं हर महीने तेरे दर पे तेरे दर्शन करने के लिए आऊंगी। तो साथियों जब पुष्पावती वो गर्भ से हो जाती है तो ये हर महीने आबू के अंदर अम्बे मंदिर में जाती है देवी के दर्शन करने के लिए। तो साथियों ये पुष्पावती कहाँ जाती है? अम्बे मंदिर। और अम्बे मंदिर कहाँ है? तो अम्बे मंदिर है आबू के अंदर। अम्बे मंदिर आबू। तो साथियों पुष्पावती है, इस पुष्पावती को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो किसी ने पुष्पावती को बताया कि आबू के अंदर अम्बे मंदिर है, और अगर तुम वहां पे उस देवी के दर्शन करने के लिए जाओगी तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो जो पुष्पावती है वो अम्बे मंदिर जाती है देवी के दर्शन करने के लिए, और उस देवी को कहकर आती है कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई तो मेरा 9 महीने का गर्भ रहेगा, और मैं हर महीने तेरे दर पे तेरे दर्शन करने के लिए आऊंगी। तो साथियों जब पुष्पावती है वो गर्भ से हो जाती है तो ये हर महीने अम्बे मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए जाती है। और इधर साथियों वल्लभी नगर पर मलेच्छों के आक्रमण हुआ करते थे, लेकिन जो शिलादित्य है वो मलेच्छों का डटकर मुकाबला करते थे। लेकिन हर बार की तरह पुष्पावती है वो एक बार अम्बे मंदिर जाती है देवी के दर्शन करने के लिए। तो जो सैनिक थे वो पुष्पावती के साथ गए थे, क्योंकि रानी है वो जब राज्य से बाहर जाएगी तो उसकी सुरक्षा के लिए सेना चाहिए। तो जो सैनिक हैं वो इस पुष्पावती के साथ गए थे, और पीछे से मलेच्छों ने वल्लभी नगर पर आक्रमण कर दिया। तो सेना का अभाव होने के कारण, सैनिक जो संख्या वो कम होने के कारण शिलादित्य वो मलेच्छों का सामना नहीं कर पाए, और मलेच्छों ने इस वल्लभी नगर को तहस नहस कर दिया और शिलादित्य की हत्या कर दी। तो साथियों मलेच्छ क्या करते हैं? वल्लभी नगर पर आक्रमण कर देते हैं। मलेच्छों का आक्रमण। तो साथियों मलेच्छों ने
वल्लभी नगर पर आक्रमण कर दिया और इस वल्लभी नगर को तहस नहस कर दिया और इस शिलादित्य की हत्या कर दी। तो साथियों, जो पुष्पावती है वो हर बार की तरह अंबे मंदिर देवी के दर्शन करने के लिए जाती है। तो जो सेना थी वो इस पुष्पावती के साथ जाती है, क्योंकि रानी जब राज्य से बाहर जाएगी तो उसकी सुरक्षा के लिए सेना चाहिए। तो साथियों, जो पीछे से मलेच्छे हैं वो वल्लभी नगर पर आक्रमण कर देते हैं। तो सेना का अभाव होने के कारण, जो सैनिक संख्या थी वो कम होने के कारण शिलादित्य हैं वो मलेच्छों का सामना नहीं कर पाते और मलेच्छों ने इस वल्लभी नगर को तहस नहस कर दिया और शिलादित्य की हत्या कर दी। लेकिन साथियों, इस बात की जानकारी पुष्पावती को नहीं थी। तो पुष्पावती ने अंबे मंदिर में देवी के दर्शन करने के बाद सैनिकों से कहा कि हम वीरनगर होकर चलेंगे। वीरनगर में मेरी एक सहेली रहती है कमलावती, और कमलावती से मिले हुए बहुत दिन हो गए, तो कमलावती से मिलकर चलेंगे। तो साथियों, पुष्पावती क्या करती है, इस अंबे मंदिर से वीरनगर होकर आती है। वीरनगर, और इसे बड़नगर भी कहा जाता था। और इस वीरनगर में पुष्पावती की सहेली रहती थी, कमलावती ब्राह्मण। कमलावती ब्राह्मण। तो साथियों, पुष्पावती है वो सैनिकों के साथ वीरनगर होकर आती है अपनी सहेली कमलावती ब्राह्मण से मिलने के लिए। तो जो कमलावती है वो इस पुष्पावती को सैनिकों के साथ देखकर चौंक जाती है और कमलावती ने इस पुष्पावती से बात की। तो कमलावती को पता चला कि इस बात की जानकारी पुष्पावती को नहीं है। तो कमलावती ने पुष्पावती को बिठाकर समझाया कि तुम्हारी देवी के दर्शन करने के जाने के बाद पीछे से मलेच्छों ने वल्लभी नगर पर आक्रमण कर दिया, शिलादित्य की हत्या कर दी और वल्लभी नगर को तहस नहस कर दिया। अब वल्लभी नगर पर मलेच्छों का अधिकार हो चुका है, तुम वापस वल्लभी नगर नहीं जा सकती। तो इस पुष्पावती ने कहा कि मैं मेरे पति के पीछे सती होना चाहती हूँ। तो कमलावती ने समझाया कि अभी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम बच्चे के जन्म के बाद सती हो जाना। तो साथियों, ये पुष्पावती है, इसने कहा कि ठीक है। लेकिन कमलावती को इस बात का डर था कि अगर मलेच्छों को पता चल गया कि शिलादित्य की संतान अभी भी जिंदा है तो मलेच्छ हैं वो इस पुष्पावती की और बच्चे की हत्या कर देंगे। तो कमलावती है वो इस पुष्पावती को लेकर एक गुफा में चली जाती है। कमलावती क्या करती है, इस पुष्पावती को लेकर एक गुफा में चली जाती है और साथियों, इस गुफा में 2-2.5 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। तो कहा कि बच्चे का नाम क्या रखें, तो गुफा में जन्म हुआ तो बच्चे का नाम रख दिया गुहा, और यही आगे चलकर कहलाया गुहादित्य। तो साथियों, कमलावती को डर था कि अगर मलेच्छों को पता चल गया कि शिलादित्य की संतान या शिलादित्य का वंशज अभी भी जिंदा है तो मलेच्छ हैं वो पुष्पावती के और बच्चे की हत्या कर देंगे। तो कमलावती है वो इस पुष्पावती को लेकर एक गुफा में चली जाती है और इस गुफा में 2-2.5 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। तो कहा कि नाम क्या रखे, तो गुफा में बच्चे का जन्म हुआ तो नाम रख दिया गुहा, और ये आगे चलकर कहलाया गुहादित्य। और साथियों, जो पुष्पावती है वो इस बच्चे के जन्म के बाद इस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी कमलावती ब्राह्मण को सौंपकर अपने पति के पीछे सती हो जाती है। अब साथियों, ये जो क्षेत्र था ये जंगल पड़ा था और इस क्षेत्र में भील रहा करते थे। कौन रहा करते थे, तो साथियों इस क्षेत्र में भील रहा करते थे। और साथियों, इधर लिखना पुष्पावती बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद पति के पीछे सती हो जाती है, सती हो जाती है। तो साथियों, ये जो क्षेत्र है ये जंगल पड़ा था और इस जंगल में भील रहा करते थे। अब गुहा है वो जब बड़ा हुआ तो भीलों के बच्चों के साथ खेलता था। तो आपको पता है कि भीलों के बच्चे जेड ब्लैक, और ये एक राजा की संतान था तो गोरा चिकना, और इन बच्चों ने खेल खेल में इस गुहा को अपना राजा बना दिया और खेल रहे थे। और ये सब बैठकर भीलों का जो सरदार था वो देख रहा था, और उस सरदार ने सोचा कि गुहा है
वो एक शासक की या एक राजा की संतान है, और अगर ये हमारा राजा बन जाए तो ये बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा कर सकता है। तो उस सरदार ने उसी समय अपना अंगूठा काट कर इस गुहा का राज तिलक कर दिया और कहा कि आज से तुम हमारे शासक हो, हमारी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। तो साथियों, तब से लेकर जो मेवाड़ के शासक है उनका राज्याभिषेक उंदरी गांव के भील सरदारों द्वारा अपने हाथ का अंगूठा काटकर रक्त द्वारा किया जाता है। तो साथियों, ये जो कहानी है ये तो कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य की संतानें थे गोहिल। और साथियों, जो पुष्पावती थी, ये पुष्पावती अपने बच्चे के जन्म के बाद पति के पीछे सती हो जाती है और इस बच्चे की जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है वो कमलावती ब्राह्मण को सौंपती है। तो साथियों, यहाँ पर डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने जो मत दिया है आर्य शिलालेख के आधार पर वो भी सही है। तो कहीं लिख दिया गया होगा कि ये ब्राह्मण वंशीय थे, ब्राह्मण की संतानें थे। तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने आर्य शिलालेख के आधार पर बताया कि ये ब्राह्मण वंशीय थे। तो साथियों, ये कहानी कर्नल जेम्स टोड बताते हैं। तो साथियों, एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं गोहिलों की शाखाओं की। तो साथियों, अब चर्चा करते हैं गोहिलों की शाखाओं की। तो कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैन्सी ने गोहिलों की 24 शाखाएं बताई है। तो साथियों, लिखना कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैन्सी ने। कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी ने गोहिलों की चौबीस शाखाएं बताई है। तो साथियों, कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैन्सी ने गोहिलों की 24 शाखाएं बताई है। फिर साथियों, इनका एक आदर्श वाक्य मिलता है। आदर्श वाक्य, और आदर्श वाक्य क्या मिलता है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तिहि राखे करतार। तो साथियों, इनका आदर्श वाक्य मिलता है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, और इसका मतलब होता है स्वतंत्रता प्रियता। स्वतंत्रता प्रियता और धर्म पर अड़िग रहने की परंपरा। अड़िग रहने की परंपरा। फिर साथियों, लिखना आस का लेना। और आस का लेना क्या होता है? आस का लेना, और आस का लेना क्या होता है? तो लिखना मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी का एकलिंग जी का आशीर्वाद लेते थे। जिसे आस का लेना कहा जाता था। जिसे आस का लेना कहा जाता था।
फिर साथियों लिखना मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे। अपना राजा मानते थे तथा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। फिर साथियों लिखना गोहिलों के कुल देवता। गोहिलों के कुल देवता और गोहिलों के कुल देवता है एकलिंग जी। और एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर। फिर साथियों लिखना गोहिलों की कुल देवी। गोहिलों की कुल देवी और गोहिलों की कुल देवी है बाण माता। और बाण माता का मंदिर है नागदा उदयपुर में। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड और मुणो तनेनसी ने गोहिलों की 24 शाखाएं बताई है। फिर साथियों इनका आदर्श वाक्य मिलता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। और इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, प्रियता और धर्म पर अड़िग रहने की परंपरा। साथियों इनको स्वतंत्रता है वो प्यारी थी, तभी तो महाराणा प्रताप है वो जंगलों में भटके घास की रोटी खाई, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इनको स्वतंत्रता है वो प्यारी थी। फिर साथियों आस का लेना। और आस का लेना क्या होता है? तो मेवाड़ के महाराणा वो राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी का आशीर्वाद लेते थे, जिसे आस का लेना कहा जाता था। और साथियों जो मेवाड़ के महाराणा है वो एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे और खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। आपने वो सॉन्ग सुना होगा कि वो एकलिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। तो साथियों जो मेवाड़ के महाराणा है वो खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। और साथियों गोहिलों के कुल देवता एकलिंग जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। गोहिलों की कुलदेवी है बाण माता, जिसका मंदिर नागदा उदयपुर में है। तो साथियों आप एक बार यहाँ तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं मेवाड़ राज्य की प्रमुख राजधानियों की। तो साथियों अब चर्चा करते हैं मेवाड़ राज्य की राजधानियों की। हम शासक पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं मेवाड़ राज्य की प्रमुख राजधानियों की। तो साथियों लिखना मेवाड़ राज्य की प्रमुख राजधानियां। मेवाड़ राज्य की प्रमुख राजधानियां। तो साथियों मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी नागदा, और नागदा को राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल द्वारा। फिर साथियों लिखना मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी। फिर साथियों मेवाड़ राज्य की राजधानी बनी आहड़।
और आहड़ को राजधानी बनाया था राजा अलट ने। राजा अलट द्वारा। फिर साथियों लिखना मेवाड़ की अस्थायी राजधानी, मेवाड़ की अस्थायी राजधानी। फिर साथियों मेवाड़ राज्य की राजधानी बनी चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था रावल जेत्तर सिंह ने, रावल जेत्तर सिंह द्वारा। फिर साथियों लिखना मेवाड़ राज्य की, मेवाड़ की सर्वाधिक समय तक रहने वाली राजधानी। फिर साथियों मेवाड़ की राजधानी बनी उदयपुर। और फिर बनती है गोगुंदा। और उदयपुर और गोगुंदा को राजधानी बनाया था महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह द्वारा। फिर साथियों मेवाड़ की राजधानी बनती है कुंभलगढ़। और साथियों ये जो कुंभलगढ़ है ये मेवाड़ के शासकों की, संकटकालीन राजधानी थी, संकटकालीन राजधानी। फिर साथियों मेवाड़ राज्य की राजधानी बनती है चावंड। और कुंभलगढ़ और चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। फिर साथियों मेवाड़ की राजधानी बनी चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया अमर सिंह ने। अमर सिंह द्वारा। फिर साथियों मेवाड़ की अंतिम राजधानी बनती है उदयपुर। और उदयपुर को राजधानी बनाया महाराणा भीम सिंह ने। महाराणा भीम सिंह द्वारा। तो साथियों मेवाड़ राज्य की प्रमुख राजधानी 7 थी, लेकिन जो राजधानी है वो 9 बार बनी। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है वो 2 बार रिपीट हुए। तो साथियों बात करें मेवाड़ राज्य की प्रमुख राजधानियों की, तो सबसे पहले राजधानी बनती है नागदा, जो बप्पा रावल ने बनाई। ये मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी थी। फिर साथियों मेवाड़ राज्य की राजधानी बनी आहड़, जो राजा अलट द्वारा बनाई गई, और ये मेवाड़ राज्य की अस्थायी राजधानी थी। फिर साथियों मेवाड़ राज्य की राजधानी बनी चित्तौड़गढ़, जो रावल जेत्तर सिंह द्वारा बनाई गई, और ये मेवाड़ की सर्वाधिक समय तक रहने वाली राजधानी थी। फिर साथियों मेवाड़ की राजधानी बनी उदयपुर और गोगुंदा, ये महाराणा उदय सिंह ने बनाई। फिर साथियों मेवाड़ राज्य की राजधानी बनती है कुंभलगढ़ और चावंड, जो महाराणा प्रताप द्वारा बनाई गई। और साथियों ये जो कुंभलगढ़ है ये मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी थी। जैसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना को कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों पर जब भी कोई संकट आता था तो वो भागकर सिवाना चले जाते थे और सिवाना में शरण ले लेते थे। वैसे ही मेवाड़ के शासकों की जो संकटकालीन राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी। फिर साथियों मेवाड़ राज्य की राजधानी बनी चित्तौड़गढ़, जो अमर सिंह द्वारा बनाई गई। और मेवाड़ राज्य की अंतिम राजधानी बनती है उदयपुर, जो महाराणा भीम सिंह द्वारा बनाई जाती है। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं गोहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य की। तो साथियों अब चर्चा करते हैं गोहिल राजवंश के संस्थापक गुहादित्य की। और गुहादित्य की ऑलमोस्ट बातें हम कर चुके हैं।
तो साथियों जो गुहादित्य है वो गोहिल वंश का संस्थापक, जनक, आदि पुरुष या मूल पुरुष है। तो देखो साथियों बात करते हैं गुहादित्य की। और गुहादित्य की जो ऑलमोस्ट बातें वो मैंने आपको बता दी है, तो एक बार मैं लिख देता हूं। तो लिखना 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना की। फिर साथियों लिखना गोहिल वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष। तो साथियों गोहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन हो जाएगा? तो साथियों गोहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक है वो गुहादित्य है। फिर देखो साथियों गुहा के पिता का नाम था शिलादित्य। शिलादित्य, और ये जो शिलादित्य है ये वल्लभी नगर का शासक था। वल्लभी नगर के शासक। और साथियों गुहादित्य की माता का नाम था पुष्पावती। फिर साथियों बात करें गुहादित्य के पालन पोषण की। तो गुहादित्य का जो पालन पोषण है वो कमलावती ब्राह्मणी द्वारा किया गया। और यह कमलावती कहाँ की थी? तो यह थी वीरनगर की। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना मेवाड़ के शासकों का राज तिलक। उंदरी गांव के भील सरदारों द्वारा अपने हाथ का अंगूठा काटकर रक्त द्वारा किया जाता था। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना 1869 में आगरा से यूपी से 2000 श्री गोहिल लिखे। 2000 श्री गोहिल लिखे चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। तो साथियों गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। अब साथियों आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये जानकारी कहां से लेकर आए हो कि गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। तो देखो साथियों गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन है? तो गोहिल राजवंश का संस्थापक है गुहादित्य।
गुहादित्य के बाद एक शासक आया भोज, फिर आता महेंद्र, महेंद्र के बाद आया नाग, और नाग के बाद शासक आता है शिलादित्य। और साथियों इस शिलादित्य के समय का एक अभिलेख है सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख 646 ईस्वी का उदयपुर से प्राप्त हुआ। उदयपुर से प्राप्त 646 ईस्वी का। तो साथियों जो गुहिल वंश है इसका संस्थापक था गुहादित्य, और गुहादित्य के बाद एक शासक आया भोज, फिर आया महेंद्र, महेंद्र के बाद आया नाग, और नाग के बाद शासक आता है शिलादित्य। और इस शिलादित्य के समय का 646 ईस्वी का एक अभिलेख है सामोली अभिलेख जो उदयपुर से प्राप्त हुआ। तो साथियों हमारे रायचंद और ज्ञानचंद बड़े पढ़े तो जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि ये जो गुहिल वंश के जो शासक है उन्होंने लगभग एक शासक ने 20 वर्ष तक शासन किया होगा, क्योंकि साथियों ये जो सामोली अभिलेख है उदयपुर से प्राप्त हुआ 646 ईस्वी का शिलादित्य के समय का है। इस सामोली अभिलेख में लिखा था कि जो शिलादित्य है वो गुहादित्य का 5वां वंशज था। तो साथियों हमारे रायचंद और ज्ञानचंद बड़े पढ़े तो इतिहासकारों ने कहा कि ये जो शासक हुए इन्होंने लगभग एक शासक ने 20 वर्षों तक शासन किया होगा। तो देखो साथियों 646 ईस्वी में गुहिल वंश का शासक था शिलादित्य। फिर उससे 20 वर्ष पहले 626 ईस्वी में हो जाएगा नाग। फिर साथियों 606 ईस्वी में था महेंद्र। फिर साथियों 586 ईस्वी में भोज था, और 20 वर्ष पहले 566 ईस्वी में गुहादित्य था। तो साथियों जो शिलादित्य, इस शिलादित्य के समय का 646 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है उदयपुर से सामोली अभिलेख। और इस सामोली अभिलेख में लिखा था कि जो शिलादित्य वो गुहादित्य का 5वां वंशज था। तो ये सामोली अभिलेख है 646 ईस्वी का था। तो हमारे रायचंद और ज्ञानचंद बड़े पढ़े तो इतिहासकारों ने कहा कि लगभग एक शासक ने 20 वर्षों तक शासन किया होगा। तो 646 ईस्वी में ये जो सामोली अभिलेख है ये शिलादित्य के समय का है। तो 646 ईस्वी में तो शिलादित्य शासक था। फिर 20 वर्ष पहले 626 ईस्वी में नाग शासक था। फिर उससे 20 वर्ष पहले 606 ईस्वी में महेंद्र शासक था। और उससे 20 वर्ष पहले 586 ईस्वी में भोज शासक था। और उससे 20 वर्ष पहले 566 ईस्वी में गुहादित्य शासक था। तो साथियों गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। जो गुहादित्य वो गुहिल वंश का जनक, संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष है। फिर साथियों गुहादित्य के पिता का नाम था शिलादित्य, और जो शिलादित्य वो वल्लभी नगर का शासक था। गुहादित्य की माता का नाम था पुष्पावती, और इस गुहादित्य का जो पालन पोषण है वो कमलावती ब्राह्मणी द्वारा किया गया। और ये कमलावती ब्राह्मण है ये वीरनगर की थी। फिर साथियों जो मेवाड़ के शासक हैं उनका राज तिलक उंदरी गांव के भील सरदारों द्वारा अपने हाथ का अंगूठा काटकर रक्त द्वारा किया जाता था। और साथियों 1869 में आगरा से 2000 श्री गुहिल लिखे चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। अब साथियों ये गुहादित्य ये गुहिल वंश का संस्थापक था। गुहादित्य के बाद अगला शासक आता है बप्पा रावल। तो साथियों बप्पा रावल की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।